गाड़ी के टायर पे मिट्टी नहीं मिल सकती आपको, साइकिल के टायर पे मिट्टी नहीं मिल सकती। जगह बहुत बड़ा है, वो भी भव्य मंदिर है, कोई पुजारी नहीं है उसमें। और बहुत बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जूते समेत गए हम जींद का, हमारे CRSU का। उसमें हमने 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे जो मुख्य भूमिका में। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा डेयरी के इस अंक में। और आज हम पहुंचे हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RP सैनी अभी जापान की यात्रा से होके आए हैं और इस दौरान जींद के लिए, जींद विश्वविद्यालय के लिए और जींद के युवाओं के साथ साथ पूरे हरियाणा के बच्चों के लिए कुछ खास योजनाएं लेकर आए हैं जापान से। इस बारे में उनसे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हरियाणा डेयरी के इस अंक में। सबसे पहले तो जी, जापान यात्रा के बारे में बताएं और क्या कुछ मिलेगा इस यात्रा से, आपकी यात्रा से जींद के और हरियाणा के युवाओं को। बिल्कुल, ये हमारे न केवल चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा के लिए एक सुअवसर है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हायर एजुकेशन की जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की, सबके लिए ये हमारा जो डेलीगेशन था, इंडिया जापान हायर एजुकेशन मिशन और इंडिया जापान यूनिवर्सिटी लीडर्स समिट 2026, ये 12 से 17 जनवरी तक टोक्यो में ये दौरा हमारा था जापान में। और इसमें लगभग 30 विश्वविद्यालयों के कुलगुरु शामिल हो रहे थे। और इसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के जो प्रतिनिधिमंडल था, साथ में वो भी शामिल थे। और वहाँ पे जापान में एक्यूमेन संस्था जो है वो सारा अरेंज कर रही थी विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ हमारी मीटिंग्स का कार्यक्रम। तो हासिल करने की जहाँ तक बात है, हमने लगभग 6 विश्वविद्यालयों के साथ बातचीत करके प्रस्ताव दिए हैं MOU के। उनके साथ सहयोग आपसी स्थापित होगा हमारा। जो जापान के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जो बहुत अच्छे से हायर एजुकेशन में, चाहे वो कल्चर है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, उनमें जो विश्व की बहुत एडवांस यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योटो यूनिवर्सिटी है, ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, कंसाई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है, सोफिया यूनिवर्सिटी है, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन JETRO है, ऐसे ही MEXT है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी MEXT। तो इनके अधिकारियों से और इनके जो प्रमुख निर्णायक उसमें क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई, जिन पे हमने विभिन्न विषयों पे, जैसे जॉइंट रिसर्च की प्लानिंग है वो की, और जॉइंट लेबोरेटरीज स्थापित करने की हमने उसमें बातचीत की। फैकल्टी और स्टूडेंट्स का इधर यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, वहाँ के जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, वो यहाँ हमारे छात्रों को पढ़ाएं, हमारे छात्र वहाँ पढ़ने के लिए जाएं। सेमीकंडक्टर, मटेरियल साइंस एंड एनर्जी सेक्टर को डेवलप करने के लिए भी हमने वार्ताएं की। क्लीन और ग्रीन फ्यूल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी हमने वहाँ पे विजिट किया और उनके संयंत्रों को देखा कि किस ढंग से वहाँ वो अपने एनवायरनमेंट को ठीक ठाक उन्होंने रखा हुआ है। क्लीन और ग्रीन फ्यूल जो है वो किस ढंग से यूज कर रहे हैं। और बहुत बड़ी चीज़ है जो वो इनक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप सेंटर्स हैं, जो हमारे यहाँ NEP का बहुत आधार है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को, युवाओं को किसी न किसी स्किल से जोड़ने की अनिवार्यता की गई है। जो वर्तमान समय में विश्व में सबसे बड़ा युवा देश जो भारत है, और उसमें सबसे ज़्यादा यदि विद्यार्थियों को, युवाओं को स्किल के साथ जोड़ दिया जाए, वो हमारे इनक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप सेंटर जो हैं वो काम इसमें करेंगे। इस पे भी हमने बातचीत की है, ताकि हमारे विद्यार्थियों को स्किल दे करके रोजगार के साथ जोड़ा जा सके और वहाँ की यूनिवर्सिटी से हम उनके इनक्यूबेशन सेंटर से सहायता प्राप्त कर सकें। अब डिजिटल लाइब्रेरी है, स्मार्ट एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है,
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब कंसाई यूनिवर्सिटी में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, जिसको हमने विजिट किया और जिसको हमने वहाँ जो एक्सपर्ट थे उन्होंने हमें समझाया। तो उनके साथ हमारे प्रपोजल्स हैं, क्योंकि हमारे इस जो डेलीगेशन था, इस डेलीगेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग शामिल थे और बहुत ही जो हायर एजुकेशन के जो बहुत अग्रणी भूमिका में जापान में काम करने वाले हैं पॉलिसी लेवल में। अधिकारी पॉलिसी मेकिंग में, वो उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं और वो उसमें शामिल हुए हैं। इसलिए ये जो समिट थी, ये जो यात्रा डेलीगेशन था, ये जो एकेडमिक उस पे जो हमारी जो बातचीत थी, ये ज़्यादा सफल रही, क्योंकि इसमें हायर एजुकेशन ब्यूरो के निदेशक श्री सातो कुनैकी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैक्स्ट के वरिष्ठ अधिकारी हमाया अकीगो शामिल रहे। और साथ में जो बहुत ही बड़ी बात है, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पे जो है श्री चंद्रू अपार जी, और हमारे इंडिया की जो वहाँ पे एम्बेसडर है एम्बेसी में सुश्री नगमा मोहम्मद मलिक, वो भी इसमें शामिल रहे हमारे साथ, और उन्होंने भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंटेशन में की तरफ लेके जाने के लिए, ताकि इसकी आउटपुट आए, इसलिए उनका सहयोग भी हमारा बहुत ही सराहना करने वाला सहयोग है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार और स्किल के बहुत बड़े अवसर क्रिएट होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने रोजगार और स्किल की बात की है, तो किन ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे कौन से फील्ड निकल के आ रहे हैं कि जहां पे युवाओं को आगे मौका मिलेगा? देखिए, जैसे अभी हमने बात की आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पे भी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास कोई अच्छी शोध के और बहुत से स्किल के अब टेक्नोलॉजी में खासकर अब मैं हमारे यहाँ जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है जींद का, हमारे CRSU का, उसमें हमने 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे जो मुख्य भूमिका में, और एक तो सागा म्यूजिक जो है फाउंडर हैं बहुत बड़े, वो जो हैं बिंद्रा साहब करनाल से, और एक यहीं पानीपत यहीं जींद के आसपास के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो खुद ही मशीन देंगे, और वो बच्चों के लिए, जैसे हम छोटे छोटे गिफ्ट तैयार करते हैं, हम कुछ खाने के आइटम तैयार करते हैं बढ़िया, और हम जो है इवन जो है लकड़ी के या ये जो भी हम मेंटोज देते हैं, हमारा वो भी पास हो गए हैं, हम कुछ पीछे हमने कुछ मंगवाए थे। तो वो चीज़ें बनाने के लिए हम फ्री स्किल सेंटर में, अपने जो इंक्यूबेशन सेंटर होगा उसमें बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे, या जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो स्किल्ड हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा इसमें? पहली प्राथमिकता तो हमारे विद्यार्थियों की रहेगी। बाकी क्योंकि विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में हम इसको स्थापित कर रहे हैं, तो हम पहला मौका उनको देंगे। जी। बाकी फिर भी यदि हमारे पास कोई ऐसा स्कोप बचता है या ज़्यादा एडिशनल मशीन्स हैं हमारे पास, ऐसी कोई तरीका निकल के आता है, तो हम दूसरों को भी, औरों को भी जो युवा हैं वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो हम उनको भी वो मौका दे सकते हैं। कोई गरीब बच्चा है, कोई ऐसा इंटेलिजेंट है, आने वाले टाइम में वो पढ़ लिख सकता है, तो वो अपना खर्चा निकाल सकता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को भी हम बाद में हम उनको, लेकिन प्राथमिकता के आधार पे हमारे सबसे पहले हमारे अपने इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए प्रेफरेंस होगी। तो ये प्रोग्राम एक तरह से अर्निंग विद लर्निंग टाइप में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अर्न विद लर्न वही प्रोग्राम भी है। ये सारे का सारा इंक्यूबेशन स्टार्टअप सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जैसे मैंने बात की कि जो शोध के अवसर हैं, वो भी विद्यार्थियों को, प्रयोगशालाएं अगर यदि ज्वाइंट कर दी जाएं, तो उसमें विदेश के जो अग्रणी एक्सपर्ट लोग हैं वो ऑनलाइन जुड़ करके, या वो वैसे भी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में जुड़ करके विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाने के लिए वो प्रेरित कर सकते हैं। और विद्यार्थी वास्तव में जो आउटपुट है, वो यूनिवर्सिटी का जो वास्तविक सार्थकता है, वो रिसर्च के ऊपर है। बहुत ज़्यादा नवाचार रिसर्च जो शोध हैं वो प्रकाशित हों, वो बढ़िया बढ़िया बच्चे जो हैं शोध करें, जानकारी लें और अन्वेषण करें और उनको प्रकाशित करें, उनका फ़ायदा उठाएं, तभी आगे जो है कि किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी ये उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना स्किल के ना हो। यदि हमने स्किल सभी विद्यार्थियों को, युवाओं को दे दी, तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी भी समाप्त हो जाएगी,
ये दूसरी जितनी बीमारियां हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी और देश तरक्की करेगा। और जो भारत विश्व गुरु बनने का सपना है वो बहुत जल्दी साकार होने की दिशा में हम चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जापान गए, तो उधर से भी कोई डेलीगेशन आने का है, कोई शेड्यूल अभी? अभी उधर से तो शेड्यूल नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि वहाँ से भी वो विजिट करें, लेकिन हम उन्होंने हमारे ऊपर ये दी है जिम्मेवारी कि हम अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से और भी कोई प्रपोजल है वो तैयार करके प्रॉपरली भेजें। हमारे पास सब कुछ मेल आईडी हैं, सारा उनका बायोडाटा है, हर एक यूनिवर्सिटी का भी बायोडाटा है और उनके जो अधिकारी हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई है उनका भी हमारे पास है। तो वहाँ हम अब सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये आदेश हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में एग्रीमेंट करना चाहते हैं और कोई रह गया, कोई प्रपोजल नहीं भी लेके गया, तो यहाँ से अपने डिपार्टमेंट से तैयार करवा के ऑनलाइन मेल करवाएं और वहाँ से उसी क्षेत्र में उसी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना आप डेवलप करना चाहते हैं, जिस ज़रूरत के मुताबिक आप करना चाहते हैं, उस तरह का MOU तैयार करें। उस क्षेत्र में आप जापान की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके साथ कोलैबोरेट करके, जुड़ करके अपने विद्यार्थियों को, यहाँ के विद्यार्थी वहाँ जाना चाहें वहाँ शिक्षा लें, यहाँ बैठ के पढ़ना चाहें तो वहाँ के एक्सपर्ट यहाँ पढ़ा दें। यही आदान प्रदान हमने इसमें करने का एक सहयोग का बहुत बड़ा जो है ये MOU हमारे द्वारा किया गया है। जी डॉक्टर साहब, आप जापान में इतने दिन रहे, तो एक ऐसा संदेश, चाहे वो स्वच्छता सफाई का है या जो आपने वहाँ पे महसूस किया, वो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हमें ये विचार करने की ज़रूरत है। एक तो हम समय के पाबंद नहीं हैं, वहाँ हर एक व्यक्ति समय का पाबंद है। वहाँ जितनी उनकी ट्रेन है या जितने उनके बस स्टॉप है, बसेज हैं और सब भी है, मीटिंग है 9:30 बजे का मतलब 9:30, 9:30 के बाद आपको 9:45 पे वो अधिकारी नहीं मिलेगा जिस अधिकारी के साथ आपकी मीटिंग है। अगर 4 अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग है तो जो 9:45 पे जिसकी मीटिंग है वही मिलेगा, 9:30 वाला नहीं मिलेगा। एक तो समय की पाबंदी और दूसरा सिस्टमेटिक तरीके से जीना, नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करना, भाई लाइन में आप सामान लेने जा रहे हैं, टिकट लेने जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं तो लाइन में पेशेंस के साथ खड़े हो जाएं। सड़क पार करनी है तो नियम का पालन करें, जब रुक जाए वो जो है तभी आप चलें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और बिल्कुल स्वच्छता के साथ, कोई भी सामान, गंदगी डस्टबिन के अलावा बाहर आपको मिलेगी नहीं। पूरे जापान हमने घूम लिया, कोई भी कहीं डस्ट, कहीं गंदगी, कोई की टूटी फूटी चीज़ कहीं बिखरी हुई, ऐसी व्यवस्था नहीं मिली। और जो लोग हैं वो बिल्कुल लाइन में आकर के बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, उनका सिस्टमेटिक जो योजनाबद्ध तरीका है वो बहुत बड़ा है। वो हर एक चीज़ को सुनियोजित करके करते हैं, समय के पाबंद हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं और सफाई की तरफ, पर्यावरण की तरफ उनका बहुत बड़ा ध्यान है। वो अपनी हर एक चीज़ को बिल्कुल, किसी गाड़ी के टायर पे मिट्टी नहीं मिल सकती आपको, साइकिल के टायर पे मिट्टी नहीं मिल सकती। जो सड़कें हैं, जो गलीचे हैं, जो मंदिर हैं, इवन उनके बुद्धा के मंदिर में हम गए, 2 जगह गए। एक तो बहुत बड़ा जो क्योटो में है, बहुत बड़ा है, उनकी स्पिरिचुअल राजधानी है। दूसरा वहीं पे टोक्यो में है, बुद्धा का बहुत बड़ा है, वो भी भव्य मंदिर है, कोई पुजारी नहीं है उसमें। और बहुत बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जूते समेत गए हम, जूते डाले ही समेत सारे वहीं तक गए, आगे तक मंदिर में, और भी सारे जा रहे थे, उन्होंने प्रेयर की, हाथ जोड़ के आगे, लेकिन वहाँ